इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतालिक। वॉइस दरअसल कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के आपस के रिलेशन यानी ताल्लुक को, यानी अमल को किस तरह से अंजाम दिया गया सब्जेक्ट के ज़रिए। जैसे कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है अमल करने वाला, जबकि वर्ब होता है उसका अमल। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, द टीचर सेंट द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। यानी टीचर ने स्टूडेंट को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा। तो इस जुमले का सब्जेक्ट क्या है? टीचर। और टीचर सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि टीचर के मुतालिक बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, और इसे जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है। और इस जुमले में लफ्ज़ सेंट क्या है, यानी भेजा, ये है वर्ब यानी एक्शन वर्ड। जबकि लफ्ज़ स्टूडेंट जो है वो इस जुमले में एक ऑब्जेक्ट है, यानी वो चीज़ जिस पर सब्जेक्ट अपना अमल करता है। तो इस जुमले से ये बात साफ जाहिर है कि भेजने का अमल किस शख्स ने किया? टीचर ने किया। यानी सब्जेक्ट को वाज़े तौर पर वर्ब करते हुए बताया गया है, और सब्जेक्ट को अहमियत देने के लिए इसे जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा जब अमल करने वाले को जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो जुमला कहलाया जाता है एक एक्टिव वॉइस तर्ज का जुमला। तो लिहाजा एक्टिव वॉइस तर्ज के जुमले के अंदर अमल करने वाले का जिक्र जुमले के शुरू में आता है, और उसके बाद आता है वर्ब यानी अमल का जिक्र, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ जिस पर अमल किया जाता है। तो अब अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पहले लेटर को ले लिया जाए तो एक्टिव वॉइस तर्ज के जुमलों की तरतीब इस तरह से होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसी जुमले को या फिर इसी बात को एक और अंदाज में भी कहा जा सकता है। इस दूसरे जुमले को पढ़ते हैं, द स्टूडेंट वॉज सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस बाय द टीचर। माफ कीजिएगा, दूसरा जुमला है द स्टूडेंट वॉज सेंट बाय द टीचर टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी स्टूडेंट को भेजा गया टीचर की तरफ से प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो अब इस दूसरे जुमले का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यह है स्टूडेंट। जबकि वॉज सेंट के अल्फाज जो हैं वो इस जुमले में वर्ब का काम दे रहे हैं, यानी भेजा गया। जबकि लफ्ज़ बाय जो है वो इस जुमले में एक प्रेपोजिशन का काम दे रही है। प्रेपोजिशन क्या होता है? वो लफ्ज़ जो कि दो नाउन्स या दो लोगों या चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक बताता है। जैसे कि इस जुमले के लिहाज से स्टूडेंट और टीचर का ताल्लुक क्या है? स्टूडेंट को भेजा गया बाय द टीचर यानी टीचर के ज़रिए। तो इस तरह से लफ्ज़ बाय जो है वो स्टूडेंट और टीचर के ताल्लुक के मुतालिक बताता है, लिहाजा ये प्रेपोजिशन कहलाया जाएगा। और द टीचर के जो अल्फाज हैं ये कहलाया जाएगा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जबकि टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस यानी प्रिंसिपल के दफ्तर में ये अल्फाज जो हैं ये इजाफी मालूमात हैं, और चूंकि जुमले के इस हिस्से के शुरू में भी लफ्ज़ टू आ रहा है जो कि एक प्रेपोजिशन है, लिहाजा प्रिंसिपल्स ऑफिस जो है वो टू का ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा, यानी प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट। तो पहला जुमला था द टीचर सेंट द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, जबकि दूसरा जुमला है द स्टूडेंट वाज सेंट बाय द टीचर टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। इन दोनों ही जुमलों का मतलब जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इनमें अल्फाज की जो तरतीब है वो मुख्तलिफ है। पहले जुमले में हम देख चुके हैं कि जिस लफ्ज़ को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल वो शख्स है जो कि अमल कर रहा है। जबकि अब अगर दूसरे जुमले पर गौर किया जाए तो स्टूडेंट जो है इसे सब्जेक्ट के तौर पर तो इस्तेमाल किया गया है इस जुमले के अंदर, लेकिन दरअसल ये अमल नहीं कर रहा बल्कि इस पर अमल किया जा रहा है, क्योंकि इसे भेजा जा रहा है टीचर की तरफ से प्रिंसिपल के दफ्तर में। तो इस जुमले में भी दरअसल अमल करने वाला शख्स जो है वो टीचर ही है, जबकि स्टूडेंट जो है वो इस जुमले के वर्ब का टारगेट है, यानी इस अमल का निशाना है। तो अब चूंकि इस दूसरे जुमले में सब्जेक्ट जो है ये खुद अमल नहीं कर रहा बल्कि इस पर अमल किया जा रहा है, लिहाजा हम कहेंगे कि इस जुमले की जो वॉइस है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव से मुराद है कोई ऐसी चीज़ जो कि नुमायां ना हो,
یا چھپی ہوئی ہو. جیسے کہ اس جملے میں جو عمل کرنے والا ہے یعنی دا ٹیچر، اس کا ذکر جملے میں بہت بعد میں آ رہا ہے، اور دا ٹیچر کو اس جملے کے اندر نمایاں یا اہم جگہ نہیں دی گئی، بلکہ اسٹوڈنٹ کو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے اور اسے سبجیکٹ کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے. تو اسی بات کو اگر آسان الفاظ میں دہرایا جائے تو اگر ایک جملے کے اندر سبجیکٹ عمل کر رہا ہو تو وہ جملہ ایکٹیو وائس ہوگا، جبکہ اگر جملے کے اندر سبجیکٹ کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو تو وہ جملہ پیسو وائس ہوگا. اور یہاں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے اور وہ نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایکٹیو وائس کو پیسو میں تبدیل کرنا ہو، جیسے کہ ایس وی او، یہ ہم نے ایک ایکٹیو جملے کا فارمولا بنایا تھا، اے فار ایکٹیو، ایس سے سبجیکٹ، وی سے ورب اور او سے آبجیکٹ. تو اس ایکٹیو جملے کو اگر ہم نے پیسو میں تبدیل کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے آبجیکٹ کو جو ہے وہ ہم سبجیکٹ کی جگہ پر لکھ دیں گے، یعنی ایکٹیو جملے کا جو آبجیکٹ ہے وہ اب پیسو جملے کے اندر ایک سبجیکٹ کا کام کرے گا، جبکہ ورب جملے کے درمیان میں ہی رہے گا، اور پھر سبجیکٹ ایکٹیو جملے کے سبجیکٹ کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے گا ایک پیسو جملے کے اندر آبجیکٹ کی جگہ کے ساتھ، یعنی جہاں پہلے ایکٹیو جملے کے اندر آبجیکٹ تھا اب وہاں سبجیکٹ کو استعمال کیا جائے گا اور وہ اب اس جملے میں ایک آبجیکٹ کی حیثیت اختیار کر لے گا. تو ایکٹیو سے پیسو بنانے کے لیے یہ فارمولا یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کی مدد سے آسانی سے ایکٹیو جملے کو پیسو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایکٹیو وائس سے جملے کو پیسو وائس میں تبدیل کیا جاتا ہے تو جملے کے ٹینس میں تو فرق نہیں آتا، لیکن ورب کی کچھ اور فارمز کا جملے کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس دوسرے جملے میں لفظ واز کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جملے میں لفظ بائی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ایک پیسو جملے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر مین ورب کے ساتھ ایک ہیلپنگ ورب بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اکثر لفظ بائی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب انگلش میں بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو زیادہ تر ایکٹیو وائس کی طرز کے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پیسو وائس کی طرز کے جملوں کا استعمال بہت زیادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب جملے کے آبجیکٹ کو اہمیت دینی ہو، یعنی اسے نمایاں کر کے اس کے متعلق بات کرنی ہو، تو پھر اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح سے بن جاتا ہے ایک پیسو وائس جملہ. مثال کے طور پر اگر یہ سوال پوچھا جائے اس ایگزامپل کے مطابق کہ کسے پرنسپل کے آفس میں بھیجا گیا تھا، تو اس کا جواب ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو پرنسپل کے آفس میں بھیجا گیا تھا. تو چونکہ اسٹوڈنٹ کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، لہٰذا جواب میں بھی اسٹوڈنٹ کو ہی جملے کے شروع میں متعارف کرایا گیا ہے یا اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ جملے کا اہم موضوع ہے، کیونکہ اسی کے متعلق ہی پوچھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پیسو جملوں کو استعمال کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک اور خاص سچویشن یا صورتحال جس میں پیسو جملوں کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے جب سائنسدان یا ڈاکٹر حضرات وغیرہ اپنی کسی تحقیق کے متعلق لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار اپنے نام کی جگہ لفظ آئی کے پروناؤن کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی وہ ایسے کہنا مناسب نہیں سمجھتے کہ میں نے یہ پتہ لگایا یا میں نے یہ تلاش کیا. تو اس انداز گفتگو سے بچنے کے لیے وہ پھر پیسو وائس کا سہارا لیتے ہیں اور وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ یہ پتہ لگایا گیا یا فلاں چیز تلاش کر لی گئی. تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے ان جملوں کو دیکھتے ہیں. یہاں ہے ایکٹیو وائس جملہ، اسے مل کر پڑھتے ہیں. I found that the number of frogs decreased by 10% last year. یعنی میں نے پتہ لگایا ہے کہ مینڈکوں کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 10% کم ہوئی ہے. ڈیکریزڈ کا مطلب ہے کم ہونا یا گھٹنا، لیکن سائنسی مضامین میں اس انداز کو اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پھر پیسو وائس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی جملے کا پیسو وائس اس طرح سے ہوگا
It was found that the number of frogs was decreased by 10% last year. यानी ये पता लगा है या पता लगाया गया है कि मेंढकों की तादाद पिछले साल के मुकाबले में 10% कम हुई है। इसके अलावा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब कोई ऑर्डर या रूल वगैरह बताया जा रहा हो, यानी किसी कानून के मुतालिक बताया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, यानी पहले देखते हैं एक एक्टिव वॉइस तर्ज का जुमला, द लैंडलॉर्ड कलेक्ट्स द रेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ। यानी इसमें बताया जा रहा है कि मालिक मकान महीने की पहली तारीख को किराया लेता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब किसी कानून के मुतालिक बताया जा रहा हो, तो जिस चीज़ के मुतालिक बताना हो उसे अहमियत देने के लिए जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये बन जाता है एक पैसिव वॉइस तर्ज का जुमला। जैसे कि यहाँ लिखा है द रेंट इज़ कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, यानी रेंट या किराया कब लिया जाता है, महीने की पहली तारीख को। और अब यहाँ लफ्ज़ लैंडलॉर्ड को इस्तेमाल करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यकीनन जो शख्स रेंट को कलेक्ट करता है वो लैंडलॉर्ड ही होता है, यानी मालिक मकान ही होता है। इसके अलावा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब हमने किसी से कोई दरख्वास्त करनी हो और हम पोलाइट यानी तमीज़दार अंदाज में बात करना चाह रहे हों। मिसाल के तौर पर इस एक्टिव वॉइस जुमले को देखते हैं, डू नॉट स्मोक। और अब देखते हैं इसके मुकाबले में पैसिव वॉइस जुमला, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। डू नॉट स्मोक यानी सिगरेट नोशी मत करो, जबकि इसके मुकाबले में ये जो दूसरा जुमला है इसका मतलब है सिगरेट नोशी करना मना है। तो अब इन दोनों जुमलों का मतलब तो एक ही है, लेकिन इनका अंदाज़े बयान फ़र्क है। पहला जुमला ज़रा सख्त अंदाज में बोला गया, जबकि दूसरा जुमला नरमी के साथ यानी नर्म अंदाज में अदा किया गया है ताकि सुनने वाले को बुरा ना लगे। तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल पोलाइटनेस यानी नरमी से बात करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि अगर किसी जुमले में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ना किया गया हो तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। मिसाल के तौर पर अली अराइव्ड येस्टरडे, यानी अली कल पहुँच गया था या अली कल पहुँचा था। तो चूंकि इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से अगर किसी जुमले में सिर्फ कुछ बताया जा रहा हो, जैसे कि यानी सब्जेक्ट के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, जैसे कि ही इज़ हर्ट यानी वो ज़ख्मी है, यानी सब्जेक्ट को कोई अमल करते हुए नहीं दिखाया गया, सिर्फ उसके मुतालिक कुछ बताया गया है, तो इस किस्म के जुमले का भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से शी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ भी सब्जेक्ट के मुतालिक सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है और यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस जुमले में नाउन की जगह एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो लिहाजा इस किस्म के जुमले का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से दे वर हैप्पी यानी वो खुश थे, यहाँ भी सिर्फ हालत के मुतालिक बताया गया है कि वो उनकी हालत क्या थी कि वो खुश थे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर अगला जुमला देखा जाए, दे वर हैप्पी टू वॉच द मूवी, तो अब इस जुमले को पैसिव में तब्दील किया जा सकता है, जैसे कि टू वॉच द मूवी मेड देम हैप्पी या वॉचिंग द मूवी मेड देम हैप्पी। इसके अलावा एक्टिव वॉइस तर्ज के जुमलों का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस में भी किया जा सकता है और फिर उनसे पैसिव वॉइस भी बनाए जा सकते हैं, और इसके मुतालिक हम अगली वीडियो में तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो के साथ साथ पढ़ने, समझने और जुमलों को लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।